वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे थे और कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस लॉ पढ़ा था। और गाउस लॉ को पढ़ते हुए मैंने आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए भी थे और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। तो मेरे को कुछ बच्चों के रिप्लाई कमेंट के अंदर आए, कमेंट सेक्शन के अंदर, और उनका मोस्टली सभी के कमेंट के जो आंसर थे वो सारे सही थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग निरंतर इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस। आज हम उसी कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर इसके आंसर भी बताएं, तो आज पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन फर्स्ट ये था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू द 1 कूलम्ब चार्ज। देखो मैं आज पूरा नहीं लिख रहा हूं क्वेश्चन, कल मैं करवा चुका हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द 1 कूलम्ब चार्ज। तो देखो मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझाई थी तो आपको बताया था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। चार्ज का अमाउंट कितना दे दिया, उसने कहा है कि जैसे मान लो इसको ऐसे लिखो, गिवन अप। अब देखो उसने चार्ज का अमाउंट क्या दे दिया, 1 कूलम्ब, और आपसे पूछा है कि फ्लक्स 5, या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये आपसे पूछा है। तो हमने गाउस लॉ के अंदर क्या देखा था, फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की समेशन क्यू यानी बराबर क्यू है मेरे पास अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बता रखी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास सोल्व होने के बाद आता है 1.129 इंटू 10 टू द पावर 11। तो आपको पता है फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर। फिजिक्स के अंदर यूनिट का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आपके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो गई। आगे बात समझ में, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, अभी आप राइट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन साथ साथ देख लेते हैं। उसके अंदर हमने बात की थी कि जहां आपको ई दे रखा था, वेक्टर ई इक्वल्स टू 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और उसने ds की बात की थी, वो था आपके पास 15 यूनिट इन yz प्लेन। इन विच प्लेन, yz प्लेन। अब देखो ध्यान समझो, अगर मैं x y और z की मैं बात करूं तो उसने कहा कि yz, z बाहर की तरफ आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे समझाने के लिए मैं ऐसे बनाता हूं, मैंने x यहां से माना, y और z, अब ये yz प्लेन हो गया। yz प्लेन के अंदर मान लो ये वाला कोई एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, बाहर की तरफ। इसके देखने की दिशा किधर हो गई, बाहर की तरफ, मतलब x डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूं जो वेक्टर ds लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 15 i कैप। क्यों, आप लोगों को पता है yz प्लेन, जैसे मान लो अगर ये बोर्ड yz में हो, y ये वाला ओरिएंटेशन एंड z इज दिस, देन द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस विल बी x डायरेक्शन अलोंग द i कैप। तो इसलिए यहां पे i कैप आ गया। देयरफॉर फाई विल बी वेक्टर e डॉट ऑफ ds। कल डिक्टो यही क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, 7i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप विद द 15i कैप। अब आप देख सकते हो i डॉट i इक्वल्स टू 1 होता है, 15 7 जा 135, ये आपके आ गया वोल्ट इंटू मीटर। बाकी आपके पास आप देख रहे हो j डॉट i 0 हो गया, k डॉट i भी क्या हो गया, 0 हो गया। ये कल हमने बात की थी, ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लो। हो गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
जिसके अंदर हमने क्या किया था, आपको E गिवन अप था, वेक्टर E इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 10 j कैप वेयर ds विल बी 0.2 j कैप मीटर स्क्वायर, ये वाली बात थी और ये वोल्ट पर मीटर था। ठीक है, सीधी सी बात, वहां पे भी फ्लक्स पूछा था तो ये लिखा जा सकता है वेक्टर E डॉट ऑफ ds। तो E की वैल्यू और ds अब आप तो इजीली समझ गए हो, j डॉट j 1 हो गया तो 10 टू 10 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट इंटू मीटर। क्यों, फ्लक्स की एसआई यूनिट आपको पता है I डॉट j, ये इक्वल टू 0। कल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाए थे, एक क्वेश्चन अभी किया, तो बहुत इजी है, तो इजीली नोट कर लो। अप्रोक्सीमेटली जिन बच्चों ने किया सबके आंसर सही थे। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं, छोटा सा आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, तो जैसा हमने गाउस लॉ पढ़ लिया था, उसका प्रूफ पढ़ लिया था। गाउस लॉ का मतलब ही एक तरह से मान के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, गाउस लॉ के एप्लीकेशंस की मैं बात करूं, तो इसके एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो उनमें से जो मेरे यहां पे हम फर्स्ट एप्लीकेशन लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, या मैं यूं लिखो, देखो आपके जो हेडिंग, इसको लीनियर चार्ज की जगह ऐसे लिखो, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो आपके जनरली हेडिंग पेपर में आती है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी लिखा जा सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर भी लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट वर्ड नहीं आए, स्ट्रेट वायर आ जाए, स्ट्रेट कंडक्टर आ जाए, लाइन चार्ज वायर आ जाए, ऐसा कुछ भी टॉपिक आ जाए तो आपको यही टॉपिक देखना है। कहने का मतलब अपरिमित जो आपकी लंबाई का, अनंत लंबाई का जो चालक तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक ये वायर है जिसकी लेंथ है ए बी, मैंने लेंथ बी, इसकी पर्टिकुलर लेंथ डिसाइड कर लेंगे। ये इनफाइनाइट लेंथ का एक एलिमेंट है, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, जिसके लिए मैंने एक लेंथ कंसीडर कर ली कि कैपिटल एल लेंथ का ये वायर है मेरे पास। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो मैंने क्या मान लिया, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था, लाइन चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एल, ये डेल क्यू बाई डेल एल। समझ में आ गई बात। अब मान लो इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है O, इस पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जिस पर मेरे को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने देखा कि कोई भी अगर इनफाइनाइट वायर हो तो उसके लिए पर पॉइंट मिड पॉइंट होता है। मैंने मान लिया ए बी का O क्या हो गया, मिड पॉइंट है। तो ऊपर वाला जो पार्ट बचा स्मॉल एल, ये भी मैंने स्मॉल एल डिस्टेंस मान ली। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, जिस एलिमेंट को मैंने क्या बोला A1, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसको मैंने बोल दिया A2। कारण देखो इस वायर को मैं छोटे छोटे एलिमेंटों से मिलके बना हुआ मान सकता हूं। क्यों, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट की स्टडी एक साथ हो नहीं सकती, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने देखा इस एलिमेंट के कारण ये जो इंटेंसिटी थी A1 के कारण वो हो गई E1, आगे बात समझ में। और इधर जो A2 के कारण आ गई वो आ गई आपके पास A2। ये पॉइंट है पर्टिकुलर पॉइंट P, जिसके ऊपर मेरे को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आगे बात समझ में। अब देखो, अब हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, ये L है, ये भी L है, पूरी की पूरी चार कैपिटल L कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब देखो हमने क्या कंसीडर किया कि ये एंगल कितना है, थीटा है।
ये भी पर्टिकुलर एंगल थीटा हो गया। ये मैंने एज्यूम किया कि इसने ये एंगल थीटा बनाया है। क्यों? देखो ये स्मॉल आर इस ट्रायंगल के लिए, तो इस ट्रायंगल के लिए भी स्मॉल आर ही रही, ये इधर एल है तो ये भी एल ही रही। मैंने क्या कहा, ये मिड पॉइंट है, तो जब ये सेम होगी तो थीटा भी सेम होगा। तो थीटा के कारण वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी ये थीटा, और इधर ये भी क्या आ गया, थीटा आ गया। तो इसके कंपोनेंट डिवाइड करने की कोशिश करूं तो आपको क्या बताया था, e2 cos ऑफ थीटा। जिस साइड पर थीटा बनता है उस पर कोस आता है। बात समझ में आ रही है? इधर इसका क्या कंपोनेंट आ जाएगा, e1 cos ऑफ थीटा। आगे बात समझिए। सिमिलरली अगर मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करूं तो यहां पे क्या आ गया, ये भी e2 साइन ऑफ थीटा, और इधर क्या आ गया, e1 साइन ऑफ थीटा। कारण आपको पता है, कंपोनेंट डिवाइड करना हम यहां पे देख चुके हैं। समझ में आ रही है? अब आप देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी। कारण हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। रूट स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? तो ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखो प्रैक्टिकली मेरे पास अगर मैं देखूं तो मोड ऑफ E1 बराबर आएगा मोड ऑफ E2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ऐसा होता है साइन थीटा बराबर, तो मतलब ये वर्टिकल जो कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो गए, बच कौन से गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गए। कहने का मतलब मेरे पास क्षैतिज घटक बच गए हैं, ऊर्ध्वाधर घटक आपस में निरस्त हो गए, कैंसिल हो गए। अब टोटल इंटेंसिटी किसके कारण आ रही है मेरे पास, टोटल इंटेंसिटी मेरे पास किसके कारण आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण आ रही है। इस हिसाब से ये तो एक पॉइंट के कारण है, A1 A2 कारण। अब इसी प्रकार के एलिमेंट में पूरे वायर में काट सकता हूं। तो अगर मैं इन सभी एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी देखूं तो देखो इस पॉइंट के कारण देखूंगा यहाँ पे ओवरऑल, फिर ऐसे ओवरऑल, तो हर पॉइंट के कारण इधर आएगी। तो अगर मैं इस पूरे को घुमा दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मान लो ये वही वायर था ए बी लेंथ का जो अभी हमने कंसिडर किया था, यहाँ पे ये ए है ये बी है, इस हिसाब से हो गया। तो ये मेरे को क्या मिलेगा, एक इस हिसाब से सिलेंडर की फॉर्म में मिल जाएगा। भाई मैं एक एज्यूम करूं सरफेस की, बाउंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल इंटेंसिटी की अगर देखो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली, ये सारी इंटेंसिटी आपके हॉरिजॉन्टली आ गई। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक सिलेंडर बन गया। इमेजिनरी सिलेंडर है ये, जो इमेजिनरी बाउंड सरफेस है इसको मैं बोल सकता हूं गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस। ठीक है, अब देखो इस सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये हो गई। अब देखो इस गाउसियन सरफेस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 1 2 3। मान लो ये S1, ये S2, ये S3। तो S1 के अंदर कोई स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने ds, तो इसके कारण ds की डायरेक्शन ये और E की डायरेक्शन ये, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली ये ds होगा तो ds की डायरेक्शन ये हो गई और E की डायरेक्शन भी इधर, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री आ गया। सिमिलरली एक पार्ट यहां रखूंगा तो ds ये हो गया और E यहां हो गया, देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है? तो एक तरह से इस सरफेस को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 3 पार्ट में। कारण देखो ये वायर ऐसे है तो वायर के कारण इंटेंसिटी इधर आ गई, इस ऐसे ही पूरी चारों तरफ निकलेगी इंटेंसिटी। तो जब ये पर्टिकुलर पॉइंट को घुमाया तो एज्यूमिंग मैंने कैसा मान लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप मान ली, बेलनाकार शेप मान ली। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या लगा सकता हूं, बाय यूजिंग गाउस लॉ। देखते हैं क्या होता है गॉस लॉ। देखो फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे फाई की वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds टोटल सरफेस समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको कितने भाग में डिवाइड किया मैंने, 3 में, 1 2 और 3। तो इसका मतलब S1 E ds cos ऑफ थीटा, देखो डॉट प्रोडक्ट की जगह S2 E ds cos ऑफ थीटा, S3
ई डी एस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात? अब देखो S1 के लिए थीटा कितना दिखा रखा है यहाँ पे 90 डिग्री, आपको समझ में आ रहा है? ई और डी एस के बीच में यही लिख दो। S2 के लिए 0 डिग्री और S3 के लिए थीटा इक्वल्स टू फिर 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब वैल्यू रखते जाओ, सीधी बात। cos 90 0 होता है, यानी ये टर्म 0 हो जाएगी आपके पास। मैं ऐसे करूं, ये टर्म 0 और इधर भी cos 90 ये टर्म 0। कौन सी बच गई? 0 वाली। तो इस टर्म को क्या लिखूंगा? S2 ई डी एस कॉस ऑफ 0 इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ। अब देखो ई क्यों, जिसके साथ ds लगा उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर छोड़ दिया, ये S2 इक्वल्स टू। अब लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वो क्या कहता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है, स्मॉल एल पे। मैंने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, स्मॉल एल हमने हाफ माने तो इसको कैपिटल एल कंसीडर कर लो, ये लो कैपिटल एल, ठीक है, यही होगा। तो समेशन क्यों निकालो? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds कैसा एरिया है? S2 कर्व्ड सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? अब देखो, मैं अगर इसका आगे यहां पे छोटा सा पार्ट है, यहां लिखूं इसके बारे में, तो देखो E इंटू ds कितना हो गया? 2 पाई, ये डिस्टेंस हमने स्मॉल r मान ली, देखो r मानी थी, r रेडियस का ही हमने सिलेंडर बनाया है, स्मॉल r इंटू एल, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर वायर। समझ में आ गई बात? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब आप क्या जानते हो? पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। पहले ये फिगर आपने राइट डाउन कर लिया होगा, सबसे पहले फिगर बना लो ये वाला। मैं आपको छोटा सा पार्ट और साथ साथ बताता हूं, फिर आप कंप्लीट उतार लेना। हो गया होगा नोट? अब देखो देखो, इसको साथ साथ पहले समझ लो एक साथ ही, फिर उतारने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम क्या जानते हैं? मैंने आपको बताया था k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखो 2 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, 2 की कमी है, तो ऊपर नीचे 2 का प्रोडक्ट कर दो तो मेरे को क्या मिलेगा? ये 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका मतलब 2k लैम्डा अपॉन आर। ये इंटेंसिटी आ गई। और अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो भाई किस डायरेक्शन में है? आर की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आर कैप। इज इट क्लियर? डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, निर्भरता की बात, निर्भरता क्या आ रही है? आप लोगों को दिख रहा है 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r बच गया। E प्रोपोर्शनल 1/r या r का इनवर्स, और E प्रोपोर्शनल r का इनवर्स। तो मतलब डिपेंडेंसी कर्व कैसा आएगा? मैंने आपको बताया था, जो इनवर्स का कर्व आता है वो इस हिसाब से आता है। आप डायरेक्ट लिख लेना ये बात, टच मत करना किसी भी साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये E, बाकी ऊपर की तरफ कर दो 0r, 0 पे 0 हो जाता है। तो ये आपके पूरा हो गया, एक बार देख लो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। कई बार पेपर में इससे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अभी आप इसे नोट करो। आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करा रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, ठीक है। देखो कुछ बच्चों का
कमेंट सेक्शन में आया था कि सर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है या फिर एमबी ज्यादा होता है, डाउनलोड वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप इसको यूट्यूब पे ही देखते हैं लाइव तो आपका नेट बहुत कम लगता है। यूट्यूब पे देखते हैं तो डाउनलोड करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे देखें, आपको वहां पे बहुत कम नेट के अंदर इसके लिए सुविधा भी मिल सकती है, आप करके देखना। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, हमारे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको घर से करके मेरे को रिप्लाई में आंसर देना है, फिर और कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। द लीनियर चार्ज डेंसिटी on a straight wire of infinite length is 2 microcoulomb per meter. Find the value of intensity of electric field on a point located at a distance of 20 centimeter from this linear charge in the air. देखो ध्यान समझो क्या कह रहा है, द लाइन चार्ज डेंसिटी ऑन ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 2 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। यूनिट पे विशेष ध्यान रखना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बिना यूनिट हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, आप अच्छे से जानते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें इंटेंसिटी निकालनी है ऑन ए पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, जो कि 20 सेंटीमीटर वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज इन द एयर, इस लाइन चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करना अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो। कल मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको वो भी करने हैं साथ साथ। तो आप लगातार इस चैनल पे बने रहें, इसी के साथ आप इन क्वेश्चंस को करें, इस टॉपिक को देखिए। कल हम एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर स्टेट बोर्ड के लिए गाउस लॉ एक, मैं कह सकता हूं कि वरदान वाली बात मानो। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टेट के एक सोल है, जान है, आत्मा है उसकी, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।